अनुकरण क्या है, अनुकरण किस तरह से जो है एक नई चीज है, और वो कैसे जो है रिक्रिएट करता है लेखक, कैसे जो प्रकृति जिसको छोड़ देती है अधूरा उसको पूरा करता है, और कई बार जो है नए तरह से चीजों को दिखाता है जैसा कि अमूमन हम देख नहीं पाते। ये सब कुछ है। अनुकर्ता और कर्ता को लेकर के भी विवाद चलेगा आगे कि कवि क्या है, अनुकर्ता है। प्लेटो की ये प्लेटो ने अनुकर्ता कहा था, अनुकर्ता इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने नकल के सेंस में लिया था। लेकिन अरस्तु तक आते आते धीरे धीरे वो जो अनुकर्ता है वो अनुकर्ता ही नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि अरस्तु जब उसको इस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें से अनु गायब हो जाएगा और केवल कर्ता बच जाएगा कि वो करने वाला है, वो पिछलग्गू नहीं है, वो किसी चीज का नकलची नहीं है, वो दरअसल क्रिएट करने वाला है, वो एक्शन में है, एक तरह से कार्य व्यापार में जो है निरत जो चीजें हैं वही उसका विषय है, और इस तरह से वो रिक्रिएट करता चला जाएगा। तो इसलिए कहा कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। अनुकरण का सब्जेक्ट क्या होगा, तो अनुकरण का सब्जेक्ट जो है वो होगा कि जो कार्य व्यापार में, पहले तो कहा कि मनुष्य तक सीमित किया और कहा कि निरत जो है यानी कि उसमें लगे हुए हैं। इसी को कहा पोएटिक्स में कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन वन मेन इन एक्शन। ये अनुकरण है। कोई कलाकृति मूल का जो है प्रतीकात्मक जो है प्रतिरूपण नहीं करती या नहीं है, मूल का प्रतीकात्मक उसका कोई सिंबल और या उस तरह का जो उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, बल्कि वो सादृश्य विधान लाती है और सादृश्य विधान के द्वारा पुनः सृष्टि करती है। अब इसको कैसे समझे, इस एक पंक्ति को, जैसे क्या होता है कि भाव के बारे में तो जानते ही हैं आप, हम इलियट के पास जाएंगे या आप दूसरे सेक्शन के हैं तो आपने इलियट पढ़ भी लिया होगा, सुजीत सर पढ़ा रहे होंगे। तो भाव मूर्त नहीं होते, भाव अमूर्त होते हैं, उनके हाथ पैर नहीं उठते, वो चल नहीं सकते। कवि कर्म की एक बड़ी जो कह सकते हैं कि इसको कमजोरी भी कह लीजिए या उसकी ताकत भी कह लीजिए, कि हम कैसा सोच रहे हैं, हम चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप कैसे जानेंगे, आप तक वो चीजें पहुंचेंगी कैसे, हम उसको पहुंचाएंगे कैसे। भाई कोई और चीज होती तो हम निकाल करके आपके हथेली पे रख देते और कहते कि भाई देखिए ये है, लेकिन भाव को तो निकाल करके रख नहीं सकते। तो इसीलिए कहा कि कवि क्या करता है, उसके लिए सादृश्यता की तलाश करता है। इस वजह से भी आप देखेंगे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ग्रीक भाषा में भी या जो यूनानी पोएटिक्स है वहां भी, और भारतीय काव्यशास्त्र में भी इन द बिगनिंग पीरियड जो है अलंकार को लेकर के, फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर के बहुत बल दिया। यही फिगर्स ऑफ स्पीच थे जो धीरे धीरे आगे चल करके इमेजेस के रूप में डेवलप हुए, और आगे चल करके 19वीं 20वीं शताब्दी में ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का एक प्रमुख जो है कारक बने, या माना गया कि विभावन व्यापार इन्हीं के सहारे होता है। कि क्या करता है, इसलिए अलंकारों का बहुत महत्व है। आज हम भले महत्व दे ना दे, लेकिन अलंकार क्या थे, सादृश्यता उत्पन्न करते थे। तो उस सादृश्यता से क्या होती थी कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, इसको हम ट्रांसफर करने के लिए, इसको आप तक पहुंचाने के लिए, पाठक तक पहुंचाने के लिए, दर्शक तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, सादृश्य विधान रचते थे। हम कोई बिंब उठाते हैं, कोई प्रतीक उठाते हैं, कोई उपमान उठाते हैं, और उसके सहारे आप तक चीजों को पहुंचाते हैं या पाठक तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए कहा कि कलाकृति मूल का क्या है, न तो वो प्रतीकात्मक रूप होती है कि वो जस का तस उठा करके रख दी जाए, और न ही उसका जो है वो प्रतिरूपण होती है कि जिसको आप रिप्रेजेंट कर दे, बल्कि सादृश्य विधान के द्वारा या सादृश्यता के द्वारा कलाकार पुनः सृष्टि करता है, उसकी उसका रिक्रिएशन करता है। वो एकदम से नई सी चीज हो जाती है। नई सी चीज कैसे हो जाती है, कई बार बहुत सी चीजें जब हम किसी कवि को पढ़ रहे होते हैं तो हमको लगता है, हम रियलाइज करते हैं कि अरे इस तरह से तो हमने देखा ही नहीं था। जैसे मैं दो तीन आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत ही साधारण किस्म के उदाहरण, जिसे मैं अमूमन अपनी भाषा में कहता हूँ कि घटिया किस्म के उदाहरण। आपने सूरज को उगते हमेशा देखा होगा, रोज ही देखा होगा। जिन्होंने भी हैंड जो है राइज किया वो कृपया बंद कर ले, क्योंकि बार बार स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है ये। तो इसे आप हटा लें। तो मैं ये कह रहा था कि आप रोज देखते हैं, जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आप सूरज को रोज देखते हैं। वही सूरज है जो आकाश में सबको एक ही जैसा दिखता है, यथार्थ उसका वही है कि वो आकाश में उगता है और उसके पहले जो है केसरिया रंग का और ये सब कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से शमशेर देख लेते हैं,
उसी जो है उषा वाली कविता में कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी पीला। तो वहां जब देखते हैं और फिर जब वो अंत में कहते हैं कि जो है क्या है, गौर झिलमिल देह जो है जैसे कि स्नान करके निकल रही है, तो फिर आपको लगता है कि सच में जो प्रकृति का सच था, आकाश को हम देख रहे थे, हम सूरज को उगते हुए भी देख रहे थे, लेकिन आकाश को हम किसी नदी की तरह, किसी सागर की तरह भी देख सकते थे क्या? जैसा कि ठीक उसी तरह का भाव उससे पहले थोड़ा अलग तरह से प्रसाद ने लिखा कि जो है अंबर पनघट में डूब रही ताराघट उषा नागरी। उसी तरह से आकाश को और भी लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की। धर्मवीर भारती की एक कविता है साँझ के बादल, जिसमें वो कहते हैं कि ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल, उड़ाती आती मंथर चाल। तो ये जो बादल हैं वो जिस तरह से कहते हैं कि ये नदी है और उसमें नाव चल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उस नाव के ऊपर जो है रुई के बड़े बड़े गट्ठर रखे हुए हैं, और कुछ में कपास, उनमें कपास रखे हुए हैं। ये सब रख करके जैसे कि कोई नाविक है जो यहाँ से ढो करके वहां ले जा रहा है। आप देखिए कि प्रकृति को जब देख रहे थे तब, और जब इन कविताओं से हम बादल को देखने की कोशिश करते हैं, या सूरज को देखने की कोशिश करते हैं, आकाश को देखने की कोशिश करते हैं, या समझने की कोशिश करते हैं, ये ज्यादा ही आकर्षित करते हैं कई बार। इसीलिए आप देखिएगा कि आगे चल करके अरस्तु के इसी सिद्धांत पर बात करते हुए बहुत सारे लोगों ने जो है इसका अलग अलग ढंग से विश्लेषण किया, बहुत ही अलग अलग ढंग से विश्लेषण किया। आप समझिए कि ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोगों ने भी खूब इस पर बातचीत की और अपने मत रखे। जिसे आप अनुकरण की थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था ना कि बात तो इतनी ही सी है अनुकरण में, कि अनुकरण क्या है भाई? अनुकरण यह है कि चीजों को जैसा होना चाहिए, इस बात पर बल देते हैं। पर उसके बाद से लेकर के 20वीं शताब्दी में ऑस्कर वाइल्ड तक, और उसके बाद भी हमारे पास जो डाटा है वो ऑस्कर वाइल्ड का है, लेकिन अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम का भी कोई आर्टिकल सर्च करके देख लीजिए इमिटेशन की थ्योरी पर, तो वो मिल जाएगा जिसमें नए से नए आलोचक ने, क्रिटिक ने उसमें कुछ ऐड किया होगा। दो सिद्धांत ऐसे रहे हैं अरस्तु के, खास तौर से दुखांतक को लेकर के बहुत मतभेद नहीं रहा है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसकी बातचीत को सराहा। लेकिन इमिटेशन थ्योरी जो अरस्तु की रही है उसको लेकर के, और कैथेरसिस जो विरेचन की थ्योरी रही है उसको लेकर के 20वीं शताब्दी तक, और मैं कह लूं कि 21वीं शताब्दी में भी बातचीत होती है, और उसकी एक समृद्ध परंपरा आप देखेंगे, ये आपको दिखाई देगा। देवेंद्र शर्मा की किताब में भी कुछ हद तक दिखाई देगा, निर्मला जैन ने भी अपनी किताब में कुछ हद तक उसकी व्याख्या की है, विश्लेषण किया है, और आर्टिकल भी आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है, किस लिए ऐसा होता है, खैर इस पे आएंगे। तो इसीलिए मैंने जो वो सवाल आपको दिया है ना कि अरस्तु की जो सैद्धांतिकी है उसका विकास कैसे जो है परंपरा से होकर के आगे तक जाता है, उन चीजों को आप बहुत विस्तार से समझ पाएंगे। तो कहा कि ये काम करता है कि कोई कलाकृति मूल का प्रतीकात्मक प्रतिरूपण नहीं होती, बल्कि सादृश्य अथवा उसकी पुनर्सृष्टि होती है। इसीलिए कलाकृति मूल वस्तु को पुनर्उत्पादित तो करती है, रिप्रोडक्ट तो करती है, इसको रिप्रोडक्शन करती है उसका, लेकिन उस रूप में नहीं जो उसका स्वरूप है, बल्कि उस रूप में जैसी वह इंद्रियों को प्रतिभाषित होती है, जैसे हम हमें मालूम पड़ती है, जैसा हम महसूस करते हैं, और जैसा हम देख पाते हैं। इसीलिए हर आदमी का देखना अलग अलग होता है, हर आदमी का देखना एक सा नहीं होता। आप जानते ही हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अलग अलग जो पाठक होते हैं, सब अपनी अपनी तरह से जो है देखते हैं। स्वाति आप ये इसको बंद करिए, तो जो हाथ उठा रखा है आपने, तो हर आदमी अलग अलग तरीके से उसको देखता है। हर पाठक का अपना अपना सत्य होता है या सच होता है। तो किसी के लिए कोई चीज अलग तरह से हो जाती है, किसी के लिए और भी अलग तरह से हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कला का संबंध अमूर्त तर्क से नहीं है, कला का संबंध अमूर्त तर्क से नहीं है। ध्यान से सुनिए इस पंक्ति को, इस वाक्य को या इस स्टेटमेंट को। इसका अर्थ यह हुआ कि कला का संबंध अमूर्त तर्क से नहीं है। अमूर्त तर्क से मतलब जो विजुअलाइज नहीं है। कला का बहुत गहरा संबंध जो है माफ करिएगा, विजुअलाइज चीजों से है। अभी मैंने आपको बताया कि सादृश्य विधान महत्वपूर्ण है, विभावन व्यापार महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव को रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होगा तो भाव कांट बी ट्रांसफर,
भाव का एक से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं हो सकता है, इस काया से उस काया में नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। तो कहा कि भाई कला में अमूर्त से काम नहीं चलेगा और न ही अमूर्त तर्क से जो है आप काम चला सकते हैं, बल्कि संवेदना से और बिंब विधायनी शक्ति से काम चलेगा। उसमें इमोशन होना चाहिए, और इमोशन कैसे होने चाहिए, तो कहा कि बिंबात्मक होने चाहिए। उसके पास एक तरह से इमेज मेकिंग जो है पावर या फैकल्टी होनी चाहिए। अगर संवेदना इमेज मेकिंग के रूप में सामने नहीं आएगी, अगर भाव को आप बिंबों में नहीं ढालेंगे, सादृश्य अगर उसका नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, वो प्रभावशाली नहीं होंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि वे कवि ज्यादा सफल होते हैं जो क्या है, बहुत ही साधारण और सहज बिंब लेकर के आते हैं, और वैसे बिंब लेकर के आते हैं और कुछ ऐसी नई बात उसमें कह देते हैं जो मैक्सिमम जो ऑडियंस है या जो लिसनर है उसके, या जो उसके जो है पाठक हैं, तमाम लोगों को वो आसानी से समझ में आ जाती है, या वो उसमें अपने को खोज लेते हैं। अगर वो ना हो, आधुनिक कविता के ऊपर जो एक आरोप लगता है वो ये लगता है कि भाई ये कविताएं हमको समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? ऐसा नहीं है कि उसमें बिंब विधान नहीं है, बिंब विधान है तो वो समझ में आएंगी। कई बार बिंब विधान हमारी पहुंच से, हमारे ज्ञान प्रसार से बाहर की होती है, तो भी नहीं आएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि बिंब विधान की सृष्टि या निर्माण जो है कवि अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। जब वो नहीं कर पाता है तो वो उसकी कविता भी कमजोर होती है, पाठक तक उसकी पहुंच भी जो है ढीली पड़ जाती है। तो इसीलिए कहा कि मतलब इस पूरे की पूरी बातचीत का, कि अगर वो इंद्रियों को प्रतिभाषित होती है जिस तरह से, वैसा ही एक रचनाकार दिखाता है या पाठक वैसा ही देखता है, तो उसका एक गहरा संबंध तो उसके मूर्त रूप से है, अमूर्त रूप से नहीं है। और मूर्त रूप होता कैसे है, वो विजुअलाइज किसके सहारे होगा, तो कहा कि वो विजुअलाइज होगा संवेदनाएं या भाव या इमोशंस जो होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस है, वो क्या होगा, वो विजुअलाइज होगा इमेज मेकिंग जो है पावर से या फैकल्टी से, जो बिंब की निर्मित कर सके। बाह्य प्रतीतियों एप्रिसियंसेस जो है से हो, उसमें विचार की प्रधानता नहीं होती, उसमें सत्य भी अमूर्त रूप में नहीं व्यक्त होता, बल्कि पूर्व जो है ठोस रूप में ही व्यक्त होता है। विचार की प्रधानता, और उस जमाने में जब ये बातचीत हो रही थी, अभी तक भी 20वीं शताब्दी में कहा गया कि भाई कविता में विचार न ढूंढे, कविता भावों की चीज है। आज भी हम कविता के बारे में कहते हैं या उसकी परिभाषा करते हुए कई बार कह देते हैं किसी को समझाते हुए कि देखिए, कोई पूछता है कि साहब बताइए कि पद्य और गद्य में क्या अंतर है, तो हम कहते हैं कि देखिए भाई, पद्य का रिश्ता भावों से है, इमोशन से है, संवेदना से है, ये संवेदनात्मक रूप से चीजों को पकड़ती है। और गद्य का संबंध जो है विचार से है, थॉट प्रोसेस से है, थॉट जो डेवलप हो रहे हैं उससे है। हम ऐसा कह के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जिस जमाने की ये बातचीत हो रही है, अब हालांकि इस बातचीत को में भी बहुत सारे मतभेद ढूंढे जा सकते हैं, पर जिस जमाने की बातचीत हो रही है उस जमाने में ये कहा गया कि भाई क्या है, कि विचार की प्रधानता इसमें नहीं होती, बाह्य रूप के विचारों की प्रधानता नहीं होती, उसमें सत्य भी अमूर्त रूप में नहीं व्यक्त होता, सत्य भी क्या होता है, मूर्त रूप में व्यक्त होता है, ठोस रूप में व्यक्त होता है। वो जितना ठोस होगा, जितना पारदर्शी होगा, जितना सामने से दिखाई देगा, वो उतना ही ज्यादा अपीलिंग करेगा। एक चीज मैं और यहाँ पर आपको सावधान कर दूं कि जब ये सब कुछ कहा जा रहा है, बेसिकली जो अरस्तु की इमिटेशन की थ्योरी है, जो प्लेटो से आगे उसको वो डेवलप कर रहे हैं, तो आप ये मत भूलिए कि पूरे के पूरे यूनान या एथेंस के आसपास जो माध्यम है कला का, और या कविता या साहित्य का जो माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम, वो नाटक है। नाटक है। कविता वहां इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नाटकीय ढंग से सामने आती है, और नाटक में आप जानते ही हैं कि अमूर्तीकरण से काम नहीं चलता, वहां मूर्तीकरण की जरूरत पड़ती है। भाव अगर मूर्त होंगे तो ठीक है, अगर मूर्त नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस की समझ से बाहर चले जाएंगे। तो एक तो बात ये होती है, इसलिए कहा कि काव्य अनुकरणात्मक कला के रूप में श्रेष्ठता का जो है एक तरह से भागी इसलिए भी है कि उसमें मानव जीवन तत्व, कि काव्य अनुकरणात्मक कला के रूप में, कला के जितने भी माध्यम हैं अनुकरणात्मक कला के, उसमें कविता क्यों श्रेष्ठ है,
कविता इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें मानव जीवन तत्व, मनुष्य के जीवन के जो बहुत सारे तत्व हैं, जिसको कहते हैं ना कि वैश्विक है, कहते हैं कि वैश्विक तत्व, यूनिवर्सल एलिमेंट, या आप इसको ये भी कहते हैं कि वैश्विक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, वह क्या है, वह अभिव्यक्त होता है। और अरस्तु के अनुसार ललित कला के जो मूल में अस्थाई और विशेष धर्मों का क्या होता है, कोई महत्व नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, अरस्तु के अनुसार ललित कला के मूल में अस्थाई और विशेष धर्मों का कोई महत्व नहीं होता है। धर्म मतलब धारण करना, धर्म मतलब ये हिंदू और मुस्लिम और ईसाई नहीं, नोट कर लीजिएगा। क्या कहा, कहा कि ललित जो कला होती है या जो कलाएं होती हैं, कलाओं में महत्व किसका होता है, अस्थाई और विशेष का महत्व नहीं होता है। जो एक तरह से ट्रांजिट है और जो पर्टिकुलर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, अनकॉमन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसका महत्व होता है भाई, महत्व होता है क्या, कहा कि उसके अस्थाई, परमानेंट और सामान्य यानी कि यूनिवर्सल होने का। ललित कला क्या करती है कि अस्थाई चीजों को अपना विषय नहीं बनाती या उसका कोई महत्व नहीं होता है, अस्थाई चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और उसमें पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है, कोई विशेष चीज महत्वपूर्ण नहीं होती है, कोई आइडेंटिफिकेशन इस तरह का हो जो इंडिविजुअल किसी के साथ जाकर के अटैच हो जाता हो, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है यूनिवर्सल। इसीलिए कहा कि कला इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है या अनुकरण इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या है, वो अन जनरल को जनरल करता है, वो साधारणीकरण में तब्दील कर देता है। कला से गुजरते हुए वो केवल कलाकार का दुख नहीं होता, कलाकार का सुख नहीं होता, या कला का सुख नहीं होता, या कला का दुख नहीं होता, वो व्यक्ति व्यक्ति का दुख हो जाता है, वो व्यक्ति व्यक्ति का सुख हो जाता है। वो एक तरह से उसके जीवन से जो है नाभिनाल बद्ध हो जाता है, जुड़ जाता है। इसीलिए अनुकरण की ये जो विशेषताएं हैं या अनुकरण का यह जो ढंग है या कला के जो ये रूप है, ये रूप बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। सर एक बहुत क्वेश्चन, हाँ, एक मिनट, हाँ आप पूछिए। के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये निर्वैयक्तिकता को ज्यादा महत्व देते हैं? निर्वैयक्तिकता को तो देखिए, निर्वैयक्तिकता का तो महत्व होगा ही होगा, निर्वैयक्तिकता कहीं देखिए, निर्वैयक्तिकता सेपरेशन की थ्योरी जो इलियट दे रहे हैं, इलियट जो बात कह रहे हैं, वो बात ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसी ने नहीं कही है। अगर आपने टीएस इलियट के पास पढ़ा है तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो अरस्तु हो, या अरस्तु के बाद चाहे आपके यहाँ भरत मुनि हो नाट्य शास्त्र में, या चाहे आप रस के सिद्धांत में विभावन व्यापार हो, या चाहे जो है आप ये कह लीजिए कि सेपरेशन की थ्योरी हो निर्व्यक्तिकता की, सबका बल किस पर है, बल इस पर है कि अगर आप मान लीजिए कि मैं कोई कविता लिख रहा हूं या प्रदीप कोई कविता लिख रहे हैं, अगर हम कोई भी आदमी पढ़ करके ये जान जाए कि ये प्रदीप का दुख है, ये प्रदीप का सुख है, और वो दुख और वो सुख जो है उसका अपना ना बन पाए पाठक का, या श्रोता का ना बन पाए, या दर्शक जो नाटक देखने आया है वो अपने को उसमें कहीं भी एडजस्ट ना कर पाए, फिट ना कर पाए, वो अपने को किसी कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व ना कर पाए, तो क्या वो फिर कविता या वो कला हो सकती है? क्या उसकी कोई सामाजिक उपादेयता है, उसका कोई सामाजिक महत्व है? फिर तो नहीं। व्यक्ति विशेष का हो गया ना। और जब वो व्यक्ति विशेष का हो जाएगा, रंजना निर्व्यक्तिकता को इलियट महत्व देते हैं, ये बहुत बाद में आकर के, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलियट जिन चीजों को महत्व देते हैं उसकी चर्चा नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि हम एक तरह से अनुकरण के सहारे पूरी की पूरी नाटक या ट्रेजेडी पे बात कर रहे हैं, और नाटक का पूरा कॉन्सेप्ट तो निर्व्यक्तिक होने से ही है। अगर वो व्यक्तिक हो जाता तो कोई ऑडियंस नाटक देखता ही क्यों, वो भरभरा के रोता ही क्यों? भाई आपके घर में आपकी दादी माँ टेलीविजन पर देख रही हैं, कैकई जो है वनवास मांग रही है दशरथ से, तो दादी माँ को तो पता है कि वो तो कैकई है, उनसे उसका क्या लेना देना है, लेकिन क्यों जो है चिल्ला चिल्ला के मुंह बना बना के कहती है कि कल मुही आगे ये सब नासईता, ई करईता, ऊ करईता, पकड़ के मारती एक के। ये सुने ऐसा कभी आप अपने घरों में? कभी देखे हैं दादी माँ का रिएक्शन, या कभी अपनी माँ का रिएक्शन किसी सीरियल को देखते हुए? तो क्या सर होता है, क्या हम लोग खुद ही भावुक हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह सर रहा हूँ। लेकिन सर
हाँ सभी आपने बोलिए। इसमें कहा कि अरस्तु ने जो है मूर्त को मतलब जब ये अनुकरण के संबंध में कि मूर्तता को उसने ज़्यादा विजुअलाइज और ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन से रिलेट करके देखा है, तो उसमें अमूर्तता की बात ही नहीं, मतलब ज़्यादा संबंध नहीं जोड़ता है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये जब व्यक्ति से जुड़ता है तो व्यक्ति में संवेदनशीलता जुड़ जाती है, लेकिन वो मूर्तता की ही ज़्यादा बात कर रहा है। तो इसका कोरिलेशन मुझे कुछ समझाइए सर आप, क्या मूर्तता कहना देखो, चाहता है आप? शबीर क्या है ना कि कला का संबंध जो है, अरस्तु ये कहते हैं, या अनुकरण, अनुकरण किन चीजों का करेंगे आप, या अनुकरण करेंगे तो कला के रूप में आप जिन चीजों को रखेंगे तो कहीं ना, भाई आप किन किन चीजों से मूर्त करेंगे? आप शब्द से मूर्त करेंगे चीजों को, रंग से मूर्त करेंगे आप चीजों से, या स्थापत्य कला है या मूर्ति कला है तो आप जो है उसका रूप दिखाई देगा, आपको देगा या नहीं देगा? कला यस कोई सर, ना कोई देगा। माध्यम चुनेगी या नहीं चुनेगी? या तो वो कवि है तो शब्द के रूप में चुनेगी, अगर वो पेंटर है या चित्रकार है तो क्या करेगा? वो जो है, अभिषेक ने भी एक उदाहरण, अब अभी आते हैं अभिषेक उस पर, अगर वो कवि या कलाकार है तो शब्द चुनेगा, अगर वो चित्रकार है तो रंग चुनेगा, अगर वो स्थापत्य कलाकार है तो क्या करेगा? वो जो सामने सामने दिखाई देगा, जो पत्थर इत्यादि जो जोड़ेगा बनाएगा वो दिखाई देगा। तो यानी कि शब्द, रंग और जो है रूप के सहारे ही वो रिप्रेजेंट करेगा अपने को, या वो पहुंचेगा, और उसी को शामिल करके फिर या तो वो एक्ट करेगा, अभिनय करेगा, उसके हवाले से पहुंचेगा। जो बात है कि कला में, कि कला को क्या आप इसीलिए आगे चल के जब क्रोचे पढ़ेंगे तो इन चीजों को आप और अच्छी तरह से समझेंगे। क्रोचे क्या कहता है? कहता है कि भाई अभिव्यंजना का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमारे जो है एक तरह से मेंटल और जो है इंटरनल प्रोसेस का वो हिस्सा हो गया, डेट इज ऑल, मतलब काम खत्म, कला हो गई। और बड़ा विवाद छिड़ गया पूरे के पूरे जो है एक तरह से पश्चिमी आलोचना के क्षेत्र में, और उसने भारतीय आलोचना को भी प्रभावित किया, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत को आप जानते ही हैं, कि जब उसने कहा कि भाई कला का बाहरी जो है चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कला व्यक्त हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, कला पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो उस नाते कौन सा आदमी होगा संसार में जो कलाकार नहीं होगा? हर आदमी कलाकार हो जाएगा। तो कला का एक जो पक्ष होता है वो ये भी होता है कि वो बाहर आए, मूर्त हो, जो दिखाई ही नहीं देगा, जिसको आप देख ही नहीं पाएंगे। भाई आप शबीर क्या सोच रहे हैं, ये तो शबीर का मन जानता है ना। शबीर इस पेड़ को, नीम के पेड़ को किस तरह देख रहे हैं, या इस बादल को किस तरह देख रहे हैं, ये तो शबीर जानते हैं ना। शबीर से अगर हम पूछे कि आप नीम के पेड़ को कैसा, ये पेड़ कैसा लग रहा है, तो शबीर बताएंगे ना कि भाई हमने एक पेड़ देखा और ये पेड़ ऐसा लग रहा था, ऐसा मतलब कैसा? ऐसा भी कह देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर सामने वाले की जिज्ञासा हुई कैसा, तो बताएंगे कि अरे वो पेड़ तो पेड़ नहीं, जैसे कि जीवित मनुष्य की तरह लग रहा था, एकदम जैसे कि उसके पत्ते हिल रहे थे, जैसे कि एकदम से जैसे कि किसी ने उसके शरीर पर रोए हो, या मतलब कुछ भी कल्पना कर लीजिए। तो भाव ट्रांसफर नहीं होते। भाव ट्रांसफर करने का एक ही माध्यम होता है कि आप उसको मूर्त करें, और मूर्त करने के लिए आप क्या करते हैं? बिंबों का सहारा लेते हैं, अलंकारों का सहारा लेते हैं, प्रतीकों का सहारा लेते हैं, उपमानों का सहारा लेते हैं। किसी से हमने कहा कि तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, ये हम कह देते हैं, लेकिन तुम सुंदर हो ये सुंदर कह देने से क्या होता है? दो ही चीजें होती हैं, या तो उसने पूर्व में अगर पढ़ रखा है कि तुम सुंदर हो, यानी कि बहुत सुंदर हो, जैसे कि ऐश्वर्या राय कह लीजिए, कोई भी हीरोइन का नाम ले लीजिए, जैसे कि चांद कह लीजिए, वो अपने में इमेजिन करने लगता है। और नहीं तो आप सीधे सीधे कहते हैं फिर वही पुराने गाने की तरह कि तुम चांद सी सुंदर हो। तो अब यहां पर क्या है? अब जो सुंदरता है, आपने पहले कहा कि सुंदर हो, लेकिन सुंदर का जो भाव है वो मूर्त नहीं हो पाया, विजुअलाइज नहीं हो पाया। तो अब सामने वाला उसको क्या लगाएगा, उसका क्या अर्थ लगाएगा? लेकिन जैसे ही आपने कहा कि तुम चांद सा सुंदर हो, या तुम्हारी कमल आंखें कमल की तरह है, या जो है क्या है, तुम्हारा मुख जो है वो चंद्र की तरह है, तो वो एक तरह से सार्थक हो जाता है, वो विजुअलाइज हो जाता है। उसको पाठक या दर्शक या तमाम तरह के लोग उसको बहुत तेजी से ग्रहण करने लगते हैं। तो कविता का जो काव्य व्यापार है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध उठा करके पढ़िए, या रस मीमांसा की उनकी किताब भी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि विभाव पक्ष को उन्होंने बहुत बल दिया है। जानते ही आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि विभाव पक्ष महत्वपूर्ण है, और विभाव पक्ष में भी जानते ही हैं कि उन्होंने आलंबन को बहुत महत्व दिया है।
विभावन व्यापार पर सबसे अधिक बल है, क्योंकि विभावन व्यापार ही वो हेतु है जिसके सहारे जो है एक रचनाकार, एक कलाकार अपने ऑडियंस के पास, अपने लिसनर के पास पहुंचता है। अगर वो ये पक्ष ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए उस पूरी बातचीत में ये बताया कि भाई जब अनुकरण आप कर रहे हैं, कला जो अनुकरण करती है, उस अनुकरण की ताकत इसमें नहीं है। अगर वो अमूर्त ही रह जाएगी तो फिर अनुकरण जो है बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, या वो फिर पुनर्सृजन का काम नहीं कर पाएगी, पुनर्उत्पादन का काम नहीं कर पाएगी। वो पुनर्उत्पादन या पुनर्सृजन तभी कर पाती है जब क्या होती है, जब वो मूर्त करती है चीजों को, जब उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। मतलब ये सिद्धांत मैं बहुत आसानी से, जितना मैंने कल पढ़ाया था उसमें भी खत्म कर सकता था, लेकिन आप इसको उदाहरण के हवाले से समझने की कोशिश करिए। बीच में अभिषेक ने एक टिप्पणी की है, एक मिनट खुल जाइए। हाँ, अभिषेक ने पूछा है कि सरोज स्मृति में कितनी निर्वैयक्तिकता है। सरोज स्मृति में भी निर्वैयक्तिकता है। कितनी का तो अब जानते ही हैं कि सरोज स्मृति शोक गीत है। तो शोक गीत, और एक तो वो शोक गीत है, और दूसरी बात है कि वो एक तरह से आत्मकथात्मक गीत भी है अभिषेक, जिसमें उनके अपने जीवन की विसंगतियां या विडंबनाएं भी आती हैं। हाँ, वो निर्वैयक्तिकता के पैमाने को हासिल कर पाता है। कब कर पाता है? जब आप ये देखते हैं कि पिता और पुत्री का जब के संदर्भ में उसको देखते हैं, सरोज और निराला के संबंध को जब वहां पर आधार बनाएंगे, तो इसी धरती पर यही उसको पढ़ने वाला, और उसमें जो भाई बहन का जो दृश्य आता है, ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं उसमें जगह जगह पर। या जो उसमें जो वर्णन आता है सासू माँ के साथ जो संवाद आता है निराला का, या जो बचपना का संवाद आता है उस पत्री को फाड़ने का, कई ऐसे ऐसे संदर्भ है। सबसे बड़ा संदर्भ जो ये है कि एक पिता के रूप में इस देश में बहुत सारे लोग हैं, एक पिता के रूप में अपनी पुत्री के लिए क्या कुछ करने की जो एक चाह होती है, उस चाह को आदमी जब पूरा नहीं कर पाता, या अपने को असमर्थ मानता है, या जब वो ये देखता है कि तमाम तरह के विसंगतियों से घिरा हुआ है, या उस पर विपत्तियां टूटी पड़ी हैं, बावजूद उसके जो है वह उससे संघर्ष कर रहा है, या तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है या फिर उससे लड़ रहा है। तो जब कविता वहां पहुंचती है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, तो ये दुखी जीवन की कथा रही, ये हर आदमी का सच हो जाता है। ये फिर केवल निराला का सच नहीं रहता है, ये भारत के ज्यादातर सामान्य आदमियों का सच हो जाता है। सामान्य आदमियों की क्या है, हर सामान्य आदमी अपने जो है बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए इलाज के लिए तरसता है। हर सामान्य आदमी की स्थिति यह है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारी व्यवस्था एकदम दनादन दनादन कर ले। बच्चे के खोने का दुख या उसके असमय मरने का दुख क्या होता है, ये हर आदमी इससे गुजरता है, ठीक है ना। और जो है एक तरह से जो दुख है और जो संकट है, रोजी रोटी का जो संघर्ष है और उपेक्षा किया जाना है अपने समय में अपनी काबिलियत रखते हुए, या अपने को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हुए, तो ये हर आदमी कमोबेश जीवन में कहीं ना कहीं इससे गुजरता है या इसको महसूस करता है। तो जब इन सारे मामलों को लेकर के या जोड़ करके देखेंगे, जरूरी नहीं है अभिषेक कि कविता फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि अपनी पहली लाइन से लेकर के, और फ्रॉम द लास्ट, मतलब माफ करिएगा, द एंड, यानी कि अंतिम लाइन तक जाते जाते आपको आप उससे ये उम्मीद करें कि वो हर जगह निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत फॉलो करेगी। नहीं, ये तो आगे भी नहीं कर पाते, इलियट खुद नहीं कर पाते, हर जगह नहीं करेगी, हर जगह हर लाइन से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन क्या समग्रता में, क्या वो आंशिक रूप में या ऐसी जगहों पर क्या अपील कर रही है, वो क्या सामान्य का दुख बन रही है, सामान्यकृत कर रही है, अपने को जनरलाइज कर रही है। निराला उस कविता के बाद कि कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। आप चूंकि हिंदी साहित्य के आदमी हैं, आप निराला के जीवन को इस तरह जानते हैं, तो रह जाते हैं। लेकिन किसी पिता को पढ़ा दीजिए वो कविता, किसी ऐसे आदमी को पढ़ा दीजिए जिसने अपने बच्चे को खोया हो, उसको पढ़ा दीजिए ये कविता, या किसी संघर्ष कर रहे आदमी को पढ़ा दीजिए वो कविता दरअसल उसकी भी कविता हो जाती है, उतनी ही जितनी कि वो निराला की कविता होती है। अगर अभिषेक में कुछ कह पाया तो बता सकते हैं आप, या अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो। जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है सर। हाँ, तो सर आपने अच्छा समझाया। सर एक चीज और कि सर हाँ, अरस्तु हाँ, में अरस्तु
हाँ, अरस्तु कहता है कि प्रकृति जो है अपने आप को कंप्लीट निर्माण करना चाहती है, वो करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में अवरोधक है, जिससे प्रकृति जो है किसी भी चीज का पूर्ण कंप्लीट रूप से निर्माण नहीं कर पाती। उसी कार्य को करने का कार्य जो है कवि और कलाकार करता है। और एक चीज ये होती है कि कल्पना के द्वारा एक अलग दुनिया का निर्माण करना, अलग चीज का निर्माण करना, जैसा कि प्लेटो ने जिस तरह की बात की, आदर्श की बात की है। तो सर दोनों में क्या अंतर है कि ये दोनों अलग चीजें हैं, या फिर ये दोनों में या फिर वो दोनों की बात करता है अरस्तु? ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, जैसे कि एक तो वो है कि प्रकृति जो है कुछ चीजों को नहीं कर पाती है ना, यही ना। हाँ सर। अब जैसे इसका एक बहुत ही घटिया उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कि कबीर का पद याद करिए। प्रकृति क्या करती है, एक मनुष्य को संतान के रूप में जब वो आता है तो क्या वो कोई विभेद करती है? नहीं करती। ठीक है, प्रकृति नहीं करती। आप जन्म लेते हैं अलग अलग जगहों पर, आप माँ की कोख से जन्म लेते हैं, आप किसी धर्म में जन्म लेते हैं, किसी जाति में जन्म लेते हैं, एक्स वाई जेड कहीं भी जन्म लेते हैं। ठीक है, संस्था प्रकृति ने जन्म दे दिया। प्रकृति ने जन्म जो दिया तो अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग वर्ग के लोगों के क्या संसाधन भी एक तरह के होते हैं? नहीं होते हैं। बहुत जगह पर प्रकृति जो है अपने 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 मतलब अपनी संतानों को या अपने जीवों को उस तरह के संसाधन नहीं दे पाती है जिस तरह का होना चाहिए। जो संसाधन उत्तर भारत वालों को मिलेगा वही संसाधन दक्षिण वालों को नहीं मिलेगा, वही जो है पूरब या पश्चिम वालों को नहीं मिलता है। हर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रकृति ने ऐसा कर ही दिया। या प्रकृति के को प्रकृति ये नहीं ना जानती कि भाई आप जिसको वो जन्म दे रहा है वो अमीर के घर पैदा हो रहा है कि गरीब के घर पैदा हो रहा है, ये सारी चीजें। अब क्या होगा, कलाकार यहां पर क्या करेगा? कलाकार ये करेगा या कला का जो जो भी प्रोग्रेसिव कलाकार है वो ये करने की कोशिश करेगा कि जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, खाइयां हैं, जो चीजें सुलभ नहीं हो रही उसको सुलभ बनाने की कोशिश करेगा। जैसे प्रगतिशील रचनाकार क्या करते हैं, वो आवाज लगाते हैं कि एक समान जीवन होना चाहिए, वो आवाज लगाते हैं कि सौंदर्य कैसा होना चाहिए, वो बताते हैं कि सौंदर्य का अर्थ यही नहीं होता है कि जिससे जो है एकदम जो है कामुक और उत्तेजित हुआ जाए। वो देखने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि विद्रूपताओं में भी सौंदर्य होता है। ये मैंने जीवन से उठाया कि आप सामान्य जीवन को भी देखेंगे तो एक कलाकार का काम ये होता है। प्रकृति क्या होती है कि जो कहा ना कि अगर अरस्तु ने कहीं लिखा भी कि भाई अवरोधे से और बाधाओं से, उसके अवरोध और बाधाएं क्या है? उसका जो ज्योग्राफिकल जो उसका पूरा का पूरा जो है परिवेश है, वही ना भौगोलिक परिवेश में कहीं जल नहीं है तो वहां की प्रकृति अलग होगी। तो जहां रेत होगा वहां के कवियों की कल्पना क्या होगी? वहां की कवियों की कल्पना पेड़ होगी, हो भी सकती है, और नहीं होगी तो उस रेत के बीच से ही जीवन की तलाश करेंगे। कभी अरब के कवियों को पढ़िए और उनको पढ़िए, उनके एस्थेटिक्स को देखिए, उनके मेटाफर को देखिए। वो अपने मेटाफर अपने बीच से लाते हैं और उसमें ही जीवन की सुंदर कल्पना करने की कोशिश करते हैं। वो अभाव में नहीं जाते। प्रकृति ने उन्हें अभाव दिया, लेकिन उस अभाव में माफ करिएगा, उन अभावों में जाने के बजाय वो क्या करते हैं, उसी से बेहतर की सृष्टि करने की कोशिश करते हैं। और कलाकार अपने सारे के सारे एस्थेटिक्स के लिए, ऐसा नहीं है कि वो कलाकार फिर हिंदुस्तान की तरफ मुंह उठाता है या स्विट्जरलैंड की तरफ मुंह उठा के देखता है कि हमको ऐसा परिवेश चाहिए, नहीं। जो वहां का जो मूल कलाकार है उसी परिवेश से वो नई से नई चीज निकाल करके लाता है और इतना सुख और इतना अद्भुत उसकी सृष्टि कर देता है कि वहां के हर एक नागरिक को जो है अपने उस परिवेश से, अपने उस मिट्टी से, अपने उस आभाव से भी लगाव होने लगता है या उसको वो रिक्रिएट किया हुआ महसूस करता है। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो रसूल हमजातुआ का जो मेरा दागिस्तान है वो उठा करके पढ़िए, शायद समझ पाएंगे। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण नहीं दिया, लेकिन फिलहाल इस वक्त यही मेरी समझ में आया कि प्रकृति जिसको छोड़ देती है उसको कलाकार करता है। भाई कलाकार क्या कर रहा है? जैसे कल्पना की बात आपने की, तुलसी क्या कर रहे हैं अपने समय में, या सूरदास को आप पढ़ रहे हैं, सूरदास क्या कर रहे हैं? सूरदास कैसे जो है उस पूरे के प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने बना दिया, सब कुछ बना दिया, स्त्री बना दिया, पुरुष बना दिया, सुख बना दिया, दुख बना दिया, लेकिन जो स्वच्छंदता नहीं है, आपके साथ जो मतभेद हो रहा है, एक स्त्री के साथ जो मतभेद हो रहा है, पुरुष के साथ जो मतभेद हो रहा है, एक पुरुष का जो वर्चस्व है या समाज में जो सामंतों की जो बोलबाला का बोलबाला है,
इन सबको वो क्या कर रहा है, इन सबसे टकरा रहा है ना, एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तुलसी अपने समय में भी यही करते हैं कि भाई वो जो कुछ भी है उसको क्या करते हैं, एक यूटोपिया, हम कहते हैं कि भाई वो यूटोपिया बना रहे हैं, रच रहे हैं कि एक समाज होना चाहिए कि जहां नफरत ना हो, जहां ईर्ष्या ना हो, जहां द्वेष ना हो, सभी लोग परस्पर प्रेम से रहे। तो ये जो क्योंकि प्रकृति ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, प्रकृति ने एक जैसे भूभाग में सबको जन्म नहीं दिया। प्रकृति ने क्या किया, पेड़ पौधे सब बनाए और कहा कि भाई इसकी तरह ही जो है स्वच्छंद रहो, सब रहो, लेकिन मनुष्य फिर भी अपने स्वभाव में नहीं हो पाया। तो कलाकार क्या करता है या कलाएं क्या करती हैं कि उसको हासिल करने की कोशिश करती है। कला दरअसल अगर बहुत क्रिएटिव ढंग से ले और सकारात्मक होकर के सोचे तो कला क्या करती है कि कला जो हासिल नहीं है या जो अब तक हासिल नहीं हुआ उसको हासिल करने की निरंतर कोशिश करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है असमानताओं को खत्म कर सके और समानता को स्थापित कर सके। फिलहाल तो मैं इतना ही बता पा रहा हूँ, आगे बढ़े। हाँ सर, काफी बेहतरीन बताया सर, थर्ड ईयर से डाउट था इस पे सर हमको। अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही कहा कि ये हमेशा याद रखिएगा कि कला इसलिए महत्वपूर्ण है कि कला क्या करती है कि कभी भी पर्टिकुलर को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाती, विशेष को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाती। जब पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट होता है, विशेष उसका सब्जेक्ट होता है, अगर वो पर्टिकुलर को सब्जेक्ट बनाती भी है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको वो डिक्लास करती है। अगर डिक्लास नहीं करेगी तो वो उसका सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। एज फॉर द एग्जाम्पल मैं बता दूं कि रामचरितमानस इसलिए लोकप्रिय नहीं है कि भाई वो एक किसी राजा का वृतांत है, वो इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वहां राजा भी एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाया गया है, जंगलों में भटकते हुए, उसके पांव में कांटा चुभते हुए। वहां रानी भी क्या है, दुख झेल रही है, उसको उसका भी हरण होता है और वो अपने प्रिय को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक जत्था बना रहा है, लोगों का दल बना रहा है, वो युद्ध कर रहा है, वो लड़ रहा है, वो अपने घर में जो है जो विसंगतियां है मनोविकारी उससे भी संघर्ष कर रहा है, वो पिता को भी देख रहा है, वो एक जो विमाता है उसकी तरफ से भी अपने को सोचने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें कहाँ हैं? अगर केवल राम के विराट तत्व को ही वहां दिखाया जाता या उनकी विराटता का ही बखान किया जाता तो रामचरितमानस की क्या इतनी पहुंच हो पाती? आप ही बताइए। नहीं सर, इंडिविजुअल को कला में इतना वो नहीं दिया जाता। वो पहुंच ही नहीं हो पाती। वो पहुंच इसलिए है क्योंकि क्या है, जो ग्राम बधुए हैं उनको भी लगता है कि भाई देखो ना ये हमारी तरह चल रहे हैं, तो ये जो हमारापन आ जाता है, ये हमारी तरह रो रहे हैं, ये हमारी तरह जो है जंगलों में भटक रहे हैं, ये तो बिल्कुल हम जैसे ही लोग हैं, इनको भी सुख है, इनके घर में भी कला है, इनके यहाँ भी ईर्ष्या है, इनके यहाँ भी द्वंद्व है, ये भी संघर्ष कर रहे हैं, इनको भी पत्नी से अलग रहना पड़ रहा है, आदि 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 आदि। ये सारे के सारे तत्व क्या है? आम आदमी के जीवन में भी इसी तरह की चीजें घटित होती है। आम आदमी इससे बहुत विशेष नहीं होता है, लेकिन चूंकि एक राजा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति, वह भी इन संघर्षों से गुजर रहा है, तो क्या ही दो राय है कि उसके इस सारे के सारे संघर्ष ने ही उसे जो है आइडियल बनाया हो या उसे भगवान बना दिया हो, एक व्यक्ति से ऊपर उठा दिया हो। क्योंकि किसी राजा के लिए, किसी सामंती आदमी के लिए, किसी राजघराने में पले हुए आदमी के लिए ये आसान नहीं है कि वो इतना स्ट्रगल करे। लेकिन जब वो इस तरह का स्ट्रगल करता है, जब जंगलों में लोगों के साथ रहता है, जब आदिवासी समुदाय के साथ रहता है या केवट समुदाय के साथ रहता है, या जब स्त्रियों के साथ सीता बैठती है या उनके साथ वार्तालाप भी करती होंगी, कुछ स्थल हमारे पास आए हैं, लेकिन अगर इसको हम एक कथा के तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी सामान्य के जीवन से बाहर का नहीं है, वैसा कुछ नहीं करते। तो इसीलिए इसका विस्तार है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका विस्तार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारी और कविताओं का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जहां मैं आना चाहता था, आपके पास अगर किताब है तो आप निकाल सकते हैं। निर्मला जैन की एक किताब है, उसका मैं एक दो अंश आपको बता दूं। एक मिनट। तो नौ नवजीत सिंह, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है?
नवजीत, लग रहा है सो गए हैं। प्रियंका मिश्रा, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। क्या जो ये बातचीत हो रही है इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है, या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग जो है आपको परेशान नहीं कर सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ रहे? में आ हाँ, रहा है सब। शुक्रिया। तो निर्मला जैन ने अपनी किताब, ये जो किताब है उनकी काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा, इस किताब में काव्य और अनुकरण पर बात करती हैं। वो महत्वपूर्ण नहीं है, जहां से महत्वपूर्ण है वो मैं पढ़ रहा हूं। आगे चलकर जो है अरस्तु ने जो पूरी बातचीत की है उसमें अरस्तु के व्याख्याकारों में, अरस्तु के भी व्याख्याकार हुए हैं अलग अलग समय पर। आप ये मत सोचिए कि जो है वो क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी सूत्र है ना, संयोगाद रस। हाँ ये सूत्र है। ऐसा मत समझिए कि इस सूत्र के जो है आचार्य भरत मुनि ने ये सूत्र जब दिया तो इसके व्याख्याकार केवल भट्टलोलट हैं या शंकुक हैं या जो है भट्टनायक है या अभिनव गुप्त हैं या बाद के दिनों में और लोग हैं। वहां भी इस तरह के व्याख्याकार हुए। अरस्तु ने जो सिद्धांत दे दिया, ये जो बातचीत रखी, उसको भी समय समय पर लोगों ने उसकी अलग अलग व्याख्याएं की और उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश की, अनुकर्ता शब्द को लेकर के या अनुकरण शब्द को लेकर के। ऐसा नहीं था कि अरस्तु ने कह दिया और उसको सबने मान लिया। सबने अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से एनालिसिस करने की कोशिश की। तो अरस्तु के व्याख्याकारों में इस विषय में लगभग सहमति है कि परंपरा से शब्द लेकर भी अरस्तु ने उसका प्रयोग नकल के परंपरा प्राप्त अर्थ में नहीं किया। अरस्तु इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे थे, इसकी बाद में तरह तरह से व्याख्या की गई। इतिहास क्रम में इनमें तीन दृष्टियां प्रमुख मानी जाती हैं जिनके आधार पर अरस्तु के अनुकरण की व्याख्या की गई। ये जो तीन दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी है? एक दृष्टि है जिसको कहते हैं नव्य क्लासिकी, लिख लीजिए अगर किताब नहीं है तो, नव्य क्लासिकी। दूसरी दृष्टि हुई रोमांटिक और तीसरी दृष्टि हुई रूपवादी, या आप उसको कह सकते हैं कि तथा संरचनावादी, रूपवादी तथा संरचनावादी, या रूप अथवा संरचनावादी भी कह सकते हैं। रूप और संरचना एक ही चीज है। ये इसके व्याख्याकार हैं। बीच में एक चीज छूट गई कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, मैं आगे चल के बताऊंगा। मैंने आर्ट फॉर्म के बारे में आपको नहीं बताया। मैंने हीगेल का जो त्रिसूत्र है वो आपको नहीं बताया कि भाई आर्ट कितने तरह का होता है, रोमांटिक आर्ट और क्लासिक आर्ट, किस किस तरह के आर्ट होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये मैं किसी दिन आपको बता दूंगा जब एस्थेटिक्स पे बात करूंगा तो शायद आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या खोल पाएंगे। खैर, तो उन्होंने कहा कि तीन तरह की दृष्टियों के आधार पर लोगों ने अनुकरण की व्याख्या की आने वाले समयों में, जिसमें से एक दृष्टि नव्य क्लासिकी थी, दूसरी रोमांटिक थी और तीसरी रूपवादी या संरचनावादी आप कह सकते हैं। नव्य क्लासिकी जो दृष्टि थी या व्याख्या थी वो क्या थी, इस पर सुन लीजिए। नव्य क्लासिकी व्याख्या के प्रेरक होरेस थे। होरेस का नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो क्लास के बाद देवेंद्र शर्मा की किताब में जो है आप देख लीजिएगा कि अरस्तु के बाद कौन आता है। नहीं होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, और फिर भी मन न करे तो एक आध क्लास का इंतजार करिएगा। मैं होरेस पर जरूर आपसे कुछ न कुछ बातचीत करूंगा। तो होरेस थे। ग्रीक चिंतन पर नए सिरे से अध्ययन करने की प्रवृत्ति रेनेसा के दौर में 17वीं 18वीं शताब्दी में आरंभ हुई। होरेस ने अरस्तु के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए समकालीन रचनाकारों के लिए प्राचीन काव्य सिद्धांतों के साथ प्राचीन श्रेष्ठ काव्यों का अनुसरण आवश्यक माना। कि भाई जो एक तरह से जो समकालीन रचनाकार है वो प्राचीन काव्य सिद्धांत की भी जानकारी रखे और श्रेष्ठ प्राचीन काव्यों की भी जानकारी रखे, तभी वो जो है बेहतर तरीके से उसको खोल पाएंगे या रख पाएंगे। उनके अलावा मध्य युग के पंडित वर्ग ने अरस्तु के सूत्र
काव्य प्रकृति की अनुकृति है कि नए सिरे से व्याख्या की। उन्होंने प्रकृति का अर्थ किया नियमों से बंधा हुआ जीवन, और अनुकरण का अर्थ किया यथावत प्रत्यंकन। देख लीजिए क्या क्या हो रहा है आगे चल के। उन्होंने यह अर्थ किया कि भाई काव्य प्रकृति की अनुकृति है, केवल इस एक वाक्य को खोलने के लिए कितने लोग आते हैं और कैसे कैसे खोलते हैं। आप ये देखिए, जैसे वहां पर एक सूत्र को खोलने के लिए नाटक या रस के संदर्भ में आप समझिए कि उसके बाद शताब्दियां लग जाती हैं। भामा भरत मुनि से लेकर के और आप समझिए कि अभिनव गुप्त तक जाते जाते कितनी शताब्दियां बीत जाती है, इसकी गिनती कर लीजिए। और तब देखिए कि जो है पूरा का पूरा जो है वो चाहे सिद्धांत हो भट्टलोलट का या शंकु का या भट्टनायक का या अभिनव गुप्त का, वो कैसे जाकर के धीरे धीरे रस को और ज्यादा आइडेंटिफाई करता है और कैसे जो है सामाजिक या सहृदय तक पहुंचता है। वैसे ही यहां भी व्याख्या होती है, और व्याख्या कितने शब्दों किसकी हो रही है? केवल एक वाक्य है छोटा सा कि काव्य प्रकृति की अनुकृति है। तो ये कहते हैं कि प्रकृति का अर्थ नियमों से बंधा हुआ जीवन लगाते हैं ये लोग, और अनुकरण का अर्थ यथावत प्रत्यांकन लगाते हैं। इन व्याख्याताओं में चर्च के पादरियों में फादर क्विंटिलियन और सेठ थॉमस एक्वाइनस का विशेष उल्लेख है। अनुकार्य में उन्होंने प्रकृति का अर्थ विस्तार करके पूर्व परंपरा के महान रचनाकारों और रचनाओं को तो शामिल कर लिया, पर अनुकरण का अर्थ वही हूबहू नकल बना रहा। व्याख्या अरस्तु की कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अनुकरण का अर्थ नकल ही लगा रहे थे। आज जिस तरह से आप रिक्रिएटिव कह रहे हैं, ये नहीं लगा रहे थे, नकल ही लगा रहे थे। आप समझिए कि इस व्याख्या में जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है, और विशेष तौर से उस समय सामाजिक परिस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, राजनीतिक भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्वपूर्ण थी धार्मिक। यूरोपीय समाज में या पश्चिम के समाज में, भारत या पूरब के समाज में भी ये रहा है, लेकिन वहां के समाज में आप समझिए कि 16वीं शताब्दी तक, जब तक कि चर्च को लेकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन नहीं हुए, और जब तक कि पादरियों की ताकत छीन ली नहीं गई, और जब तक कि राजा ने अपने को जो है चर्च पर सुपरसीड नहीं कर लिया, तब तक आप जान ही सकते हैं कि चर्च ने किसी भी तरह के क्रिएटिवपन को या सृजनात्मकता को या बहुत तरह स्वच्छंदता को जगह नहीं दी। तो आपको अगर ये पूरा का पूरा इसकी व्याख्या समझनी है, तो वहां का समाज, वहां का जीवन, वहां का धर्म, वहां की राजनीति को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। खैर, ये किया। इसी तरह से बात इसमें की, जो रोमांटिक व्याख्याकार थे उसका सिलसिला आधुनिक युग में अरस्तु के टीकाकारों और आलोचकों के बीच शुरू हुआ, जिन्होंने आधुनिक समय में अरस्तु की टीकाएं जो है लिखनी शुरू की या अरस्तु की आलोचनाएं करनी शुरू की। उन्होंने अनुकरण को यथावत प्रत्यंकन तक सीमित करना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने एक तरह से उसका विरोध किया। उनके प्रसिद्ध व्याख्याता बूचर ने स्वयं अरस्तु के साक्ष्य पर प्रश्न उठाया कि कौन कहता है कि कवि अनुक्रता है? वह तो ईश्वर की तरह स्वयं करता है, काव्य जगत का निर्माता है। इसलिए मैंने कहा कि बूचर ने जब अरस्तु की व्याख्या की तो अनुकर्ता के पूरे टर्म को ही बदल दिया, और यह बदलाव इसलिए बूचर कर सके क्योंकि बूचर आधुनिक काल में आए, और बूचर जब आधुनिक काल में आए तो आप समझ सकते हैं कि धार्मिक और राजनीतिक बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी थी, परिस्थितियां वही नहीं थी, और कला के बहुत सारे मानदंड विकसित हो चुके थे, एस्थेटिक्स का जन्म हो चुका था, एक नए तरह का सौंदर्य शास्त्र डेवलप हो रहा था। तो जब एक नए तरह का सौंदर्य शास्त्र डेवलप हो रहा था, जब कला के नए मानक आ चुके थे, तो बूचर के लिए शायद ये कहना थोड़ा आसान और सहज भी रहा होगा। तो बूचर ने यही कहा, और एकदम इसी शैली में कहा, जिसको कहते हैं एकदम बलात् शैली में कहा कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है? वह तो ईश्वर की तरह स्वयं करता है। जैसे हमारे यहाँ एक श्लोक मिलता है ना, शायद अग्नि पुराण का है क्या, कि अपार काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, है ना? ये सुना है ना आपने, काव्य शास्त्र पढ़ते हुए सुनाया ही गया होगा आप लोगों को, या पहली क्लास में मैंने ही सुनाया था। यानी कि काव्य के संसार का प्रजापति कौन है? कवि है। कवि ही काव्य के संसार का प्रजापति होता है। कवि को इसलिए सृष्टा कहते हैं क्योंकि वो ईश्वर के समान ही क्या है, एक सृष्टि निर्मित कर सकता है, बना सकता है वो। इसलिए कवि से डरते भी रहे हैं लोग। वो आप चाहे अरबियन जो है
पोएट्री या जो है लिटरेचर को देख लीजिए, चाहे आप यूरोपियन लिटरेचर को देख लीजिए, चाहे आप जो है इंडियन लिटरेचर को देख लीजिए, एंशिएंट काल का कवि या रचनाकार से जो है सत्ता हमेशा डरती रही है। बड़े से बड़े संभ्रांत लोग भी डरते रहे हैं, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो आंखों के सामने की सृष्टि से अलग भी एक सृष्टि गढ़ सकता है, और अपने समय में या अपने बाद के समय में वो ज्यादा प्रमाणिक सृष्टि के रूप में सामने आएगी। अगर हम टिपिकल जो पोएट्री है, राम काव्य और जो है महाभारत वगैरह, ये सब हम बहुत बार इसके फैक्ट के पीछे नहीं जा पाते हैं, कई बार हमारे पास तर्क नहीं होते कि ये सच था या नहीं था। लेकिन अगर ये एक तरह से फिक्शनल भी था, ये अगर एक पोएटिक फिक्शन था, तो आप सोचिए कि तारीफ करिए उस कवि की जिसने किस तरह से और कितनी तैयारी के साथ इसका स्ट्रक्चर गढ़ा होगा, और किस तरह से कंटेंट को डेवलप किया होगा कि इतने सालों के बाद और इतने संसाधन विकसित होने के बाद भी ये कथा हमारे जीवन से ऐसे जुड़े हैं कि अगर कोई कह दे कि ये असत्य है तो समझिए कि डंडा लेके दौड़ाना शुरू कर देते हैं। है कि नहीं ऐसा? तो ये कवि की ताकत है। तो उसी आधार पर बूचर ने कहा कि देखिए भाई, कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है? वह तो ईश्वर की तरह स्वयं करता है। काव्य जगत का वह निर्माता है, वो क्रिएट करता है। बूचर के अनुसार अनुकरण से अरस्तु का क्या आशय था? तो बूचर कहता है कि सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन। बूचर कहता है कि अरस्तु के लिए अनुकरण का अर्थ था सादृश्य विधान की निर्मित करना या पुनरुत्पादन करना, सांकेतिक उल्लेखन नहीं, केवल उल्लेख कर देना नहीं कि हाँ चीजों को देखा और बस इंफॉर्मेशन की तरह लिख दिया, जैसे नोट लिखते हैं वैसे लिख दिया, नहीं, रिक्रिएट करना, रिप्रोडक्ट करना, ये था। इसलिए बूचर के आधार पर नगेंद्र ने फिर आगे उसकी व्याख्या की, और इसी में जो है एक थे गिलबर्ट मरे, जिन्होंने व्युत्पत्ति परक अर्थ कर्ता या रचयिता के आधार पर अनुकरण का अर्थ रचना या करण किया। इसी रोमांटिक व्याख्या में एटकिंस थे, जो अनुकरण का अर्थ सृजनात्मक दर्शन या क्रिया कर रहे थे। इसी में स्कॉट जेम्स थे, जिन्होंने अनुकरण का अर्थ साहित्य में जीवन का वस्तु परक अंकन। फिर से सुन लीजिए, स्कॉट जेम्स ने कहा कि अनुकरण का तात्पर्य होता है साहित्य में जीवन का वस्तु परक अंकन, जीवन का एक तरह से कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, एक फैंटेसी जन्य जो है क्या है उसका रिकंस्ट्रक्शन। ये कहा स्कॉट जेम्स ने, और बूचर ने तो जो कहा सो कहा ही। उसी तरह से एक तीसरा खेमा था या व्याख्या का एक दल भी उभरा, जिसे हम रूपवादी या संरचनावादी व्याख्याकार कहते हैं। उसने अरस्तु के अनुकरण का अर्थ क्या लगाया? दरअसल 20वीं शताब्दी के मध्य में नव्य अरस्तुवादी आलोचक आए, जिन्हें शिकागो आलोचक कहा जाता है। इनकी मुख्य चिंता कलाकृति की स्वायत्तता की सत्ता को प्रतिष्ठित करना था। जो रूपवादी होते हैं, संरचनावादी होते हैं, वो किस बात पर विश्वास करते हैं? वो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि कला जीवन के लिए, वो इस बात पर अधिक विश्वास करते हैं कि कला 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 के लिए। कला के लिए। कला महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है, फॉर्म महत्वपूर्ण है, क्राफ्ट महत्वपूर्ण है, संरचना महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, निर्मित महत्वपूर्ण है, बनावट महत्वपूर्ण है, रचना महत्वपूर्ण है। डिजाइन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। ये रूपवादियों के साथ होता है, ये संरचनावादियों के साथ होता है। ऐसा दल भी आया, तो इस दल ने क्या है अपनी तरह से व्याख्या की, और इस दल ने जो व्याख्या की, उन्होंने जो उसकी व्याख्या की वो की कि कलाकृति जो है क्या है, एक तरह से उसकी स्वायत्त की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। अनुकरण सिद्धांत के बारे में इस वर्ग के प्रमुख आलोचक R.S. क्रेन, नाम लिख लीजिए या किताब में देख लीजिएगा। R.S. क्रेन ने कहा कि यह सिद्धांत कविता की केवल प्रतिछायात्मक सत्ता नहीं मानता, जिसके बाहर जीवन की सत्ता निरंतर। मतलब कहना क्या था इनका? कहना यह था, इन्होंने अनुकरण का अर्थ लगाया प्रकृत रूप या प्रक्रिया। इन्होंने अनुकरण का अर्थ लगाया प्रकृत रूप या प्रक्रिया। कविता को ऐसी स्थिति में अनुकृति कहा जा सकता है जब वह स्वतः पूर्ण मूर्त रूप में पूर्णतः ग्राह्य हो। यह मान लिया जाए कि कवि उसकी रचना करते समय
भाषा की कतिपय संभावनाओं का प्रयोग हमारे भीतर लगभग हम जैसे ही मानव चरित्रों का भ्रम उत्पन्न करने के लिए करता है। तो आप ये देखिए कि क्योंकि यहां अनुकरण का अर्थ संरचना धर्मी होना लगाया गया, स्ट्रक्चर बेस्ड होना लगाया गया, भाषा से कोरिलेट किया गया। अब आप समझिए कि एक ही अनुकरण शब्द था, अनुकर्ता शब्द वही था जिसको बूचर ने चेंज कर दिया, लेकिन जो नव्य क्लास की जो व्याख्याकार थे या आलोचक थे, वो सारे के सारे नव्य क्लास की जो व्याख्याकार थे, उन्होंने नियमों से बंधा हुआ जीवन लगाया या लगाया यथावत प्रत्यंकर। क्यों लगाया? क्योंकि वो जिस ट्रेडिशन के साथ थे, जिस समय के साथ थे, जिस पॉलिटिकल और जिस रिलीजियस जो है बाउंडनेस के साथ जी रहे थे, उसमें वो उसकी स्वच्छंद व्याख्या नहीं कर सकते थे। देखिए अब कि कैसे अतीत की व्याख्या को वर्तमान प्रभावित करता है, समकालीनता कैसे अतीत को प्रभावित करती है, इसकी व्याख्या भी आप यहां देख सकते हैं, तीनों में देख सकते हैं, क्योंकि तीनों का समकालीन समय अलग अलग है, तीनों अलग अलग समकालीन दौर के हैं, इसीलिए तीनों एक ही अतीत को या एक ही वाक्य को उठा रहे हैं, लेकिन तीनों एनालिसिस अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समकालीनता का प्रभाव अतीत पर पड़ता है, समकाल अपने अतीत को प्रभावित करता है और कई बार अतीत अपने समकाल को भी प्रभावित करता है। तो ये कर रहे थे रोमांटिक, क्योंकि आप जान ही रहे उनका नाम ही रोमांटिक है, वो स्वच्छंदतावादी धारा के लोग हैं, इसीलिए वो ज्यादा आगे बढ़ करके या बूचर जैसे लोग उसको बहुत ही क्रिएटिव सेंस में एक्सेप्ट कर पाते हैं या ग्रहण कर पाते हैं या उसका एनालिसिस कर पाते हैं, चाहे वो बूचर हो या बूचर के साथ जो और भी जितने लोग हो, एटकिंस हो चाहे स्कॉट जेम्स हो। लेकिन जो रूपवादी या संरचनावादी हैं वे अपनी तरफ इसको खींचते हैं और उसी अनुकरण का अर्थ जो है भाषाई संदर्भ में लेते हैं या स्ट्रक्चर बेस्ड लेते हैं, उसका अर्थ जो है एक तरह से संरचना धर्मी लेते हैं या संरचना धर्मी सिद्धांत लेते हैं। तो आप बताइए कि अरस्तु कहाँ जो है ईसा पूर्व जो है उस 3री-4थी सदी से लेकर के आप बताइए कि 20वीं शताब्दी तक पहुंचते हैं, और देखिए कि अलग अलग समय में अलग अलग लोग उस अनुकरण की व्याख्या कर रहे हैं और सबकी राय या सबका मत अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर ये जो रूपवादियों की जो व्याख्या है इसको फिर से बता दीजिए सर, समझ नहीं आया। रूपवादियों ने, भाई रूपवादी समझते हैं कि नहीं पहले ये बताइए। यस सर, मतलब कि जो कला के लिए, मतलब जो कला को ज्यादा जो रूप पर ज्यादा बल देते हैं। भाई किसी भी साहित्य के दो पक्ष होते हैं, साहित्य जो होता है उसका दो पक्ष होता है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, ये हो वो हो, जो भी हो, साहित्य के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। मनुष्य का भी दो है ना, एक जो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दो बड़ी बड़ी आंखें, ये नाक, ये बाल, ये कमीज, ये सब कुछ, ये क्या, ये हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर ही तो है। और इसके अंदर जो चीजें काम कर रही हैं प्रक्रिया के रूप में जो है वो नर्व में या सेल्स में आदि आदि में, जिसे हम क्या कहते हैं इंटरनल, जिसे क्या है आंतरिक पक्ष कहते हैं, यही ना। तो जैसे मनुष्य का एक बाह्य पक्ष होता है, एक आंतरिक पक्ष होता है, जैसे इस लैपटॉप का एक बाह्य पक्ष होता है, हार्ड डिस्क या हार्डवेयर होता है, और एक सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही रचना के भी दो पक्ष होते हैं। उसका हार्डवेयर क्या होता है? उसका हार्डवेयर उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसका क्राफ्ट होता है, उसका रूप होता है, उसकी संरचना होती है, उसका डिजाइन होता है। और जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो, उसी को हम अंतर वस्तु कहते हैं, उसी को हम कथा वस्तु कहते हैं, उसी को हम जमीन कहते हैं, उसी को हम प्लॉट कहते हैं, उसी को हम कंटेंट कहते हैं, उसी को हम मैटर कहते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये जो है रूपवादी जो है कंटेंट पर, मैटर पर, सब्जेक्ट पर, भाव पर, कथानक पर, जमीन पर, प्लॉट पर, इन सब चीजों पर बल नहीं देते, ये उनके लिए जरूरी नहीं होता है। उनके लिए जरूरी क्या है? भाषा जरूरी है, अलंकार जरूरी है, लिखने के तरीके जरूरी है, शैली जरूरी है, ये जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूरी है, डिजाइन जरूरी है। तो इसलिए जब ये लोग आएंगे, रूपवादियों का दल आएगा शिकागो विश्वविद्यालय से, तो ये क्या करेंगे भाई? ये अनुकरण की व्याख्या करेंगे तो भाव के सेंस में करेंगे कि भाषा के सेंस में करेंगे? बताइए सुनील। के सेंस में करेंगे सर। भाषा के सेंस में करेंगे ना। तो वो यही करते हैं
इसीलिए क्या करते हैं कि ये जो रूपवादी संरचनावादी होते हैं, जो शिकागो के आलोचक है, ये कलाकृति की स्वायत्तता स्थापित करना चाहते हैं। और कलाकृति की स्वायत्तता जो है वो कला के सेंस में स्थापित करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये मानते हैं कि क्रेन ने अनुकरण का अर्थ संरचना धर्मी सिद्धांत बताया, उन्होंने संरचना से जोड़ा। इस प्रकार वक्तृत्व कला से संबंध परसुएशन जैसे दूसरे सिद्धांतों से भिन्न है। अरस्तु ने काव्य रचना के संदर्भ में अनुकरण का प्रयोग काव्य कला को वक्तृत्व कला यानी कि रेटरिक की मूल प्रकृति से अलगाने के लिए किया था, लेकिन ये लोग इसको ले जाकर के फिर वहीं रख देते हैं, यानी कि भाषा के साथ जोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देते हैं, रूप के साथ जोड़ देते हैं। आप और समझना चाहे तो समझ सकते हैं, ठीक है। देवेंद्र नाथ शर्मा क्या कहते हैं अपनी किताब में, जरा इसको भी सुन लीजिए। मजेदार बात यह है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैंने सोचा था कि आज 2 घंटे में मैं अनुकरण भी पढ़ा लूंगा और दुखांतक भी पढ़ा लूंगा और कहीं अगर मौका मिला तो विरेचन भी खींच लूंगा। लेकिन मुझ जैसे जो है नासमझ अध्यापक की दिक्कत यह है कि मैं जान ही नहीं रहा था कि अनुकरण इतना आगे चला जाएगा और इतना आगे खींच लेंगे। यही दिक्कत है। इसीलिए जो है हमारे कुछ प्रिय साथी लोग भी कहते हैं कि इतने न भटक जाते हैं कि समेट ही नहीं पाते चीजों को। क्यों प्रदीप? सर देखिए प्रदीप ने भी हामी भरी दी। सर आप भटक ज्यादा जाते हैं सर। क्योंकि हम लोग इतना सर ज्यादा हम हम लोग लोग फायदेमंद है, लेकिन कि सर हम लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा लग हम रहा लोग के है लिए क्या? ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं आप? अरे सर मुझे ऐसा कि लग रहा है कि मैं मुझसे ज्यादा तो पीएचडी वाले नहीं जानते होंगे जो मैंने अभी पढ़ लिया इतना। आप मास्टर कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आप मास्टर के स्टूडेंट हैं। आप तो बीए में पढ़े हैं, तो आप जानते होंगे कि मेरे बीए के विद्यार्थी कैसे होते हैं। तो मास्टर के विद्यार्थी को अगर मैं नया नहीं कुछ दूंगा तो आप याद करिए कि बीए में आपने जो पढ़ा था उसी को अगर मैं रिपीट करूंगा तो आप तो कहेंगे कि अरे यार लक्ष्मण सर तो जो बीए में पढ़ा रहे हैं वही एमए में पढ़ाते हैं। बीए की कर लो या एमए की क्लास कर लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं स्वाति? हाँ सर, थोड़ा रिच होना चाहिए क्लास को। तो लेकिन ठीक है, मेरी दिक्कत है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेके करूंगा। शबीर कुछ कह रहे थे। सर थोड़ी सी बस यही दिक्कत है कि ये टाइमिंग जो क्लास की है अभी की, ये बहुत अच्छी टाइमिंग है। क्योंकि सर हम लोग हैं नंगे भूखे लोग, अभी भूखे पड़े हैं ऐसे ही। नहीं तो भूख ये लगी है। ये एक्सक्यूज बहुत अच्छा नहीं है। जब सुबह 9 बजे से क्लास थी तो कुछ चना चबेना खा के रखना चाहिए। और आप ये जान जाइए कि आप भूखे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं भरपेट खा के बैठा हूँ। मैं जब आपकी क्लास खत्म करूंगा उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगा। मैं भी बहुत जरा सा कुछ खा के ही सुबह से हूँ। तो ये एक्सक्यूज कोई मायने नहीं रखता बाबू। सर क्लास शुरू होने से पहले मैंने खुद खाना बनाया और सबको खिला के तब बैठी हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ समझाओ जरा इनको। इससे खैर पहले आइए, भी था सर। शबीर कुछ कह रहे थे। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आप पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं और वाकई आप बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। और इससे हम ही लोग को फायदा है ना सर। जितना अच्छा मतलब कंटेंट लिखेंगे एग्जाम में, चाहे ऐसे नॉलेज रहेगा, किसी से बात करते वक्त भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये मतलब कुल मिला जुला के सर हम लोग के फायदे के लिए है। मैं ये भी कर रहा हूं कि मैंने सवाल तो आपको दे दिया था पढ़ाने से पहले। आप यस सर। रात भर दिन भर परेशान रहे होंगे कि इसको लिखे कैसे। अब जब ये कक्षाएं हाँ हो रही होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लिखना कैसे है। हाँ सर, बिल्कुल सर, ये एकदम क्लियर हो गया। खैर, सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ देवव्रत बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ मैं कह रहा था ये रिकॉर्डिंग सेव रखिएगा, क्योंकि ये प्रदीप भैया जब आज के 2 साल 3 साल बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्त होंगे और पढ़ाएंगे तो एक क्लास उनको देख के सबसे ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो सर मुझे लगता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना बड़ा बोगस काम लगता है। लेकिन मुझे उतना ही मजा आता है। मैं दुनिया में एक ही चीज से प्रेम करता हूँ और वो है पढ़ाने से सबसे ज्यादा। इसके बाद ही मैं किसी और से करता हूँ, विद्यार्थियों से करता हूँ, उसके बाद ही अपने बच्चों से करता हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत अच्छा पढ़ा नहीं पाता, पर पढ़ाने की निरंतर कोशिश करता हूँ। खैर, देवेंद्र नाथ शर्मा के यहाँ आइए। देवेंद्र नाथ शर्मा ने भी बूचर के उस पूरे के पूरे कोटेशन को कोट किया है और बहुत ही सहज भाषा में कोट किया है।
आप चाहे तो किताब में देख लीजिएगा, मैं बिंदु बार पढ़ देता हूं बस केवल। बूचर के अनुसार अनुकरण क्या है, तो उन्होंने कहा कि अनुकरण के 4 चरण होते हैं। भाई कौन कौन से 4 चरण होते हैं? तो बूचर ने कहा कि कलाकृति, पहला चरण होता है कि कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है। ठीक, ये मैंने समझा दिया है। दूसरा चरण होता है कि कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन तो है, किंतु उसके मौलिक रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में जैसी वह ज्ञानेंद्रियों को प्रतीत होती है। कहने का अभिप्राय यह कि कोई वस्तु जैसी रहती है उसी रूप में कलाकृति में अभिव्यक्त नहीं होती, बल्कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मन पर उसका जो बिंब अंकित होता है उसी के अनुरूप वह कलाकृति में अभिव्यक्त होती है। अर्थात कलाकृति वस्तु का प्रतिफलन नहीं है, कलाकार के मनोगत बिंब का प्रतिफलन है। उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है वही जो है वो कला में उसी को रिफ्लेक्ट करता है, व्यक्त करता है, दिखाता है। किसी को इसको समझने में दिक्कत हो तो बताए। इस पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हाँ रंजीत मॉडिफाई कि भाई कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन तो है, किंतु मौलिक रूप में नहीं है। जो वस्तु है मौलिक रूप में मतलब जैसी कि वस्तु है, बल्कि जैसी हमारी ज्ञानेंद्रियों को, हमारे सेंस ऑर्गन्स को वो फील होती है वैसी है। कहने का तात्पर्य यह है कि कलाकृति में जो क्या है कि वो वस्तु उसी तरह से अभिव्यक्त नहीं होती है जो सच में होती है। दरअसल हमारे हृदय पर, हमारे मन पर जैसा प्रभाव पड़ता है आकाश का, सूरज का, बादल का, व्यक्ति का, घटना का, दरअसल उसी रूप में कलाकार उसको क्या करता है, कला में अभिव्यक्त करता है। तीसरा चरण कहते हैं वो कि कलाकृति मानव जीवन के सामान्य पक्ष का अनुकरण करती है। मैं बार बार कहते आ रहा हूं, मानव जीवन के सामान्य पक्ष का। विशेष पक्ष या विशेष व्यक्ति कलाकृति का विषय नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो नितांत ही निजी किस्म की रचना होगी, फिर वो सार्वजनिक या सामाजिक नहीं होगी, और सामाजिक के साथ उसका कोई जो है तादात्म्य नहीं हो पाएगा। चौथा चरण कहते हैं कि कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है। एक जो आइडियल सिचुएशन हो सकती है वो है। इस प्रकार अनुकरण किसी एक अर्थ का वाचक नहीं है, उसका पूर्ण अर्थ कई तत्वों के योग से व्यक्त होता है, जैसे पुनरुत्पादन, जैसे मानस बिंब, जैसे जीवन का सामान्य होना, और आदर्श पक्ष यानी कि आदर्शीकृत होना। इन सब चीजों को जब आप मिला देंगे तब अनुकरण बनेगा। पुनरुत्पादन को, मानस बिंब को, जीवन के सामान्यकृत रूप को और आदर्श पक्ष को जब एक साथ आप मिलाते हैं तब जाकर के वो क्या बनता है, अनुकरण बनता है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब में प्लेटो और अरस्तु के बीच का तुलनात्मक अध्ययन दिया है। हाँ, और उस एक शख्स की चर्चा जरूर करूंगा, ऑस्कर वाइल्ड की। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कलावाद के ही प्रतिष्ठापक थे ऑस्कर वाइल्ड। उन्होंने द डिके ऑफ लाइंग, मिथ्या भाषण का ह्रास नाम से एक लेख लिखा। किस नाम से लेख लिखा? द डिके ऑफ लाइंग, अनुवाद है मिथ्या भाषण का ह्रास। किसने लिखा? ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड कब के हैं? 19वीं शताब्दी के, और कलावाद के प्रतिष्ठापक हैं। क्या लिखते हैं वो जो है, ये देखिए, वो कहते हैं कि प्रकृति में मुझे कोई आनंद नहीं आता। वो कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि जितना अधिक हम कला का अध्ययन करते हैं उतना ही कम हम प्रकृति में रुचि लेते हैं। जितना अधिक हम कला का अध्ययन करते हैं उतनी ही कम रुचि लेते हैं हम प्रकृति में। कला हमारे सम्मुख वस्तुतः क्या प्रकट करती है? प्रकृति में व्यवस्था का अभाव, उसका विचित्र अनगढ़पन यानी कि भद्दापन, उसकी असाधारण एक रसता यानी कि मोनोटोनी, उसकी सर्वथा अपरिष्कृत स्थिति जो प्यूरिफाई नहीं है। प्रकृति के उद्देश्य भले ही अच्छे हों, किंतु जैसा अरस्तु ने कहा है वह उन्हें पूरा नहीं कर सकती, वह उन्हें पूरा नहीं कर सकती। कबीर ने जो सवाल किया था कुछ समय पहले,
कि प्रकृति अधूरा छोड़ देती है, अनगढ़ छोड़ देती है, ये वो कर देती है। आगे चल के ऑस्कर वाइल्ड उसी बात को उठा करके और अपनी बात रखते हैं और कला को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं नेचर से। वो ये कहने में भी नहीं हिचकिचाते कि प्रकृति का उद्देश्य भला है, प्रकृति अच्छा करना चाहती है, सब चाहती है, वो हमें बहुत सुख देती है, संसाधन देती है, मगर फिर भी वह जो है वो उन चीजों को की पूर्ति नहीं कर पाती जो कला के लिए अनिवार्य हैं या जो कला की शर्तों पर खरी उतरती हैं। तो अरस्तु से आगे बढ़ करके वाइल्ड ये कहते हैं कि कला कला के अतिरिक्त और किसी चीज को अभिव्यक्त नहीं करती। क्यों कर रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई बताए? ऑस्कर वाइल्ड ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई बताए? क्योंकि सर वह रूपवादी दृष्टि से सोचते बहुत बढ़िया अभिषेक कि वो चूंकि रूपवादी या संरचनावादी कलावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, इसलिए उनके लिए कला ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि कला कला के अतिरिक्त किसी और चीज को अभिव्यक्त नहीं करती। दूसरा कि सभी दूषित यानी कि बुरी कलाएं जीवन और प्रकृति की ओर लौटने से और आदर्श के रूप में उन्हें स्वीकार करने से उत्पन्न होती हैं। जितनी भी जो है दूषित कलाएं हैं वो जीवन और प्रकृति की ओर लौटने की बात करती है और उसके आदर्शीकृत रूप को स्थापित करती है। इन्हें वे अच्छी कलाएं नहीं मानते। याद रखिएगा, ऑस्कर वाइल्ड ने उस कला को बेहतर नहीं माना जो जीवन की तरफ लौटने की वकालत करता हो या प्रकृति की तरफ लौटने की वकालत करता हो। तीसरी बात कहते हैं कि कला जितना जीवन का अनुकरण करती है उससे अधिक जीवन कला का अनुकरण जो है करता है। कला जितना जीवन का अनुकरण करती है, उसको देख के उसमें अपने को लाती है, उससे कहीं अधिक जीवन जो है कला का अनुकरण करता है। कला को देख करके हम जीवन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि कला का उद्देश्य है मिथ्या भाषण, अर्थात सुंदर असत्य वस्तुओं का वर्णन। कला का उद्देश्य क्या है? मिथ्या भाषण। वह सुंदर और असत्य वस्तुओं का वर्णन करती है, क्योंकि सत्य वस्तुओं का वर्णन करेगी तो यथार्थवादी हो जाएगी, जीवन या प्रकृति की तरफ लौट जाएगी। तो वो असत्य वस्तुओं का वर्णन करती है, वो विद्रूपताओं का वर्णन नहीं करती, वो सुंदर का वर्णन करती है, इसीलिए जीवन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अरस्तु का अनुसरण करते करते वाइल्ड उनके अनुकरण विषयक सूत्र को उलट देते हैं। अरस्तु का कहना था कि कला जीवन का अनुकरण करती है, यानी कि प्रकृति का अनुकरण करती है, और वाइल्ड ने यह कह दिया कि जीवन कला का अनुकरण करता है। विगत 2500 वर्षों में आप ये महसूस कर सकते हैं कि एक शब्द अनुकरण था और वो एक शब्द अनुकरण जहां से चला था वहां से कलावादियों के पास आते आते अपने पूरे के पूरे अर्थ को ही बदल देता है, उस अर्थ को पलट देता है। कह सकते हैं कि युग पलट जाता है। इसी से आप समझिए अनुकरण के बारे में। खैर, मेरी बातें अनुकरण से संबंधित यहीं पर खत्म होती है और मैं कोई दूसरा संदर्भ फिलहाल नहीं लेने जा रहा हूं। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ जोड़ना चाहते हो, आप बातचीत में शामिल होना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। सर अभी इन्होंने ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि प्रकृति जो है वो जीवन का अनुसरण करती है, लेकिन अरस्तु ने कहा है कि प्रकृति जो जीवन है वो कला से अनुकरण करता है। तो मतलब बिल्कुल अलग नहीं हो जाता अरस्तु का कहना और ऑस्कर वाइल्ड का कहना? नहीं, क्या कहा आपने? इन्होंने ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि कला जीवन का अनुकरण करती है। एक मिनट। कहा कि कला जितना जीवन का अनुकरण करती है उससे अधिक जीवन कला का अनुकरण करता है। मतलब जीवन को महत्वपूर्ण नहीं माना। कहा कि कला जीवन का अनुकरण नहीं करती है, अगर करती भी है तो उससे कहीं ज्यादा जीवन कला का अनुकरण करता है। ये इस बात पर बल दिया, जबकि अरस्तु इस बात पर बल दे रहे थे जो आप पहले कह रही है कि क्या है, कला क्या करती है कि जीवन कला का क्या है, सॉरी कला जीवन का अनुकरण करती है। कला जीवन का या प्रकृति का अनुकरण करती है। ये बात अरस्तु कह रहे थे बार बार कि कला जीवन का, जीवन मतलब प्रकृति भी, का अनुकरण करती है।
लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि कला जीवन का जितना अनुकरण करती है उससे अधिक जीवन कला का अनुकरण करता है। मतलब उस पूरे कोटेशन को, उस पूरे सूत्र को ही ऑस्कर वाइल्ड ने कलावाद की के संदर्भ में प्रयोग करते हुए या उसका विश्लेषण करते हुए बदल दिया था। यही दिखाना चाह रहे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा या निर्मला जैन या तमाम सिद्धांतकार कि अनुकरण जिस शब्द पर हम बहुत आसानी से विचार करके निकल जाते हैं कि चीजों को जैसा होना चाहिए था बस इतने पे बात करके, वो बातें उतनी तक खत्म नहीं होती। जिस तरह से भारतीय काव्यशास्त्र में रस सूत्र को लेकर के लगातार उस पर विश्लेषण होता रहता है या उसकी व्याख्या हुई और बहुत सारे मत आए और अभी भी रस पर बात होती है। अगर आपने कविता के नए प्रतिमान नामवर जी की किताब देखी होगी तो वहां तक भी रस का जो डिबेट है वो आता है, उस पर बातचीत होती है। या अगर रिसेंट में राधा वल्लभ त्रिपाठी की कोई किताब आप देखेंगे तो उसमें भी रस का डिबेट जो है आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से वेस्ट में या जो है आप यूरोपियन लिटरेचर में अनुकरण के सिद्धांत को भी लीजिए कि वो वहीं ठप नहीं होता, अपने अलग अलग समय पर एक ही शब्द अलग अलग तरह से विश्लेषित होता है और अलग अलग तरह से समझा जाता है। हाँ ये है कि रोमांटिक जो व्याख्याकार है उनके यहाँ वो अपने अर्थ को एक्सटेंड करता है, जो क्लासिक व्याख्याकार है उनके यहाँ वो सीमित करता है यानी कि और संकुचित करता है, और जो कलावादी व्याख्याकार है वहां आकर के उसका अर्थ ही पूरी तरह से बदल जाता है। ये अरस्तु के सिद्धांत का या अरस्तु का बाद के आलोचकों या समयों पर प्रभाव आप कह सकते हैं। हाँ शबीर आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ सर, ये जो कलावादी जो विचारक हैं वो सर वो प्रकृति और जीवन से जुड़ने को इतना बुरा क्यों मानते हैं? जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि वो कलावादी हैं और कलावादी हैं तो वो यथार्थ की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कला में अगर आप यथार्थ की तरफ आकर्षित होने लगे, जीवन की तरफ आकर्षित होने लगे तो फिर क्या है, क्योंकि जो जो जीवन भाई आप कहेंगे कि अरे हम ये क्या करेंगे, बताओ क्या इस पेंटिंग में 500 रुपए की ये पेंटिंग खरीदने जाए, 500 रुपए में तो हमारे यहाँ के एक शिक्षक है वो कहेंगे 500 रुपए में तो बताइए जो है कम से कम कितना 25 केजी आलू आ जाएगा, 500 रुपए में 20 केजी आटा आ जाएगा, 500 रुपए में बताओ हमारे महीने भर के तेल का खर्चा निकल जाएगा, 500 रुपए में हमारे बच्चे का कपड़ा आ जाएगा। मतलब मैं बहुत ही बेकार किस्म का उदाहरण था ये, लेकिन ऐसा यथार्थ की तरफ जब लौटेंगे, प्रकृति की तरफ लौटेंगे तो आप जरूरतों की तरफ लौटेंगे ना, कला की तरफ नहीं लौटेंगे। कलावादियों के संदर्भ में कला कह रहा हूं मैं, जहां कला कला के लिए है, ध्यान रखिएगा। हाँ जब कला जीवन के लिए होगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड यहाँ कला जीवन के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर वो कला कला के रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर प्रकृति या जीवन की तरफ आप लौटेंगे तो कला से आपका मोह भंग हो जाएगा या कला का स्तर जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक खास तरह से बैठे हुए लोग, ज्यादातर इसके वे लोग थे इसमें जो बहुत संभ्रांत थे, अच्छे घरों से आते थे, ठीक ठाक पैसा था इनके पास और दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं इनको मिली हुई थी, इसलिए ये आराम से बैठ करके कहीं जा करके पेंटिंग कर सकते थे, घूम सकते थे पहाड़ों और वादियों में और कोई दृश्य बना सकते थे और उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट बताते थे बनस्पत जो है जीवन के संघर्ष से। तो उस सेंस में इसको सर ये जीवन कला का अनुकरण करना मनोरंजन से संदर्भ है क्या है? उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड ने कहा जीवन कला का अनुकरण करती है, तो उनका अर्थात मनोरंजन से है। केवल मनोरंजन नहीं है शबीर, अब मैं इतनी जल्दीबाजी में इस बात को नहीं कह सकता हूं। दरअसल अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो एस्थेटिक्स की दुनिया में जाकर के जब इसको समझेंगे या थोड़ी सी इस पर बातचीत क्रोचे के पास आकर के होगी, ये बहुत जल्दीबाजी वाली बात नहीं है कि हम कह दें कि हाँ यही है, नहीं। ये कलावादियों की दृष्टि से देखेंगे तो आपको उनकी दुनिया भी सच लगेगी, यथार्थ दृष्टि से देखेंगे तो अपनी दुनिया भी सच लगेगी। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एकदम एक रास्ता कोई हम अभी नहीं अपना सकते कि कह दे कि नहीं वो गलत ही कह रहे हैं। उनका ये अपना अर्जित किया हुआ सत्य है, अपना विजन है जिसके हवाले से ये कह रहे हैं, और वो क्यों कह रहे हैं इसके पीछे उसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है, वहां से इसको देखा जा सकता है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर ये जो रूपवादी कहते हैं कि कला कला के लिए है, एक बार इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए मेरे लिए। कला कला के लिए है मतलब कि आप कला से ये उम्मीद मत करिए कि वो जीवन के लिए काम आएगी, और कला से मतलब कला पर बहुत बोझ मत ला दिए।
आप ये मत सोचिए कि कला आपकी जरूरतों को पूरी करेगी, आप ये मत सोचिए कला से क्रांति हो जाएगी, आप ये मत सोचिए कि कला जो है एक तरह से जो है संकट में आपकी मदद आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कला केवल कला के लिए, कला को आप देखिए, उसका सुख भोजिए, उसका आनंद लीजिए, बस इतना है तो ठीक है। कला पे जबरदस्ती के, अब ये सिद्धांत क्यों पैदा हुआ? ये सिद्धांत इसलिए पैदा हुआ कि जब रोमांटिसिज्म या रेनेसा के बाद, अब इसको समझना होगा आपको, तो इंग्लैंड से समझना पड़ेगा, यानी कि रेनेसा या औद्योगिक क्रांति से समझना पड़ेगा, रूस वगैरह होते हुए आना पड़ेगा कि जब या जो हमारे यहाँ जिस तरह से प्रगतिवाद की जब स्थापना होती है, प्रगतिवादी लिटरेचर को उठा करके देख लीजिए, तो वो क्या हुआ कि जीवन का संघर्ष इतना महत्वपूर्ण हो गया या चीजें इस तरह से रखी गई कि फिर कला को गौण मान दिया गया। जीवन का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण था, रोजी रोटी महत्वपूर्ण था, अपनी जरूरतें महत्वपूर्ण थी, जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी उसके साथ होना महत्वपूर्ण था, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण थी। तो एक समय ऐसा आया कि जब कला को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं मालूम पड़ा कि हाँ इसका भी महत्व है जीवन में। भाई गुलाब का और गेहूं का दोनों का महत्व जीवन में है, ये नहीं। जब आप संघर्ष में होते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण कौन होती है? गेहूं ही होती है। लेकिन जब आप गेहूं की स्थिति में ठीक ठाक होते हैं तो फिर आप गुलाब की चाहत आपके अंदर जागने लगती है। पर वो एक तरह से गेहूं के लिए, रोटी के लिए संघर्ष कर रहे लोग थे और अलग अलग संदर्भों में लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो वहां पर कला को लेकर के वो स्पेस नहीं मिला। बाद में ये लगा कि ये खत्म हो जाएगा। फिर जब व्यक्तिवादी लोग आए, जब एक तरह से व्यक्तिवादी सिद्धांत जब डेवलप हुआ, तो उन लोगों ने जो है धीरे धीरे कला को जो है महत्व देना शुरू किया। तो ये एक लंबी बहस है। एस्थेटिक्स की एक किताब है, अगर आप खरीदना चाहे तो कुमार विमल की एक किताब है भारतीय में सौंदर्य शास्त्र पर, वो देख ले, या नहीं तो आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आप गूगल करके या विकिपीडिया पर जा करके आप औद्योगिक क्रांति से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक के समय का इतिहास देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। या आप कलावादियों के बारे में आप अगर पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे ने कैसे एक दूसरे को जो है सुपरसीड किया, एक्सीड किया, कैसे एक पर दूसरे स्थापित हुए। और इसका बहुत गहरा संबंध उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से है। भाई सामाजिक स्थितियां बदलती हैं तो कलाओं का संदर्भ भी बदल जाता है। आजादी के समय जो हमारे एस्थेटिक्स थे, जो हमारा सौंदर्य शास्त्र था, वही आजादी के बाद नहीं रह गया। इमरजेंसी के समय का सौंदर्य शास्त्र अलग होगा रचनाकारों का, और क्या है, एक तरह से आज के समय का सौंदर्य शास्त्र अलग होगा। तो इस तरह से भी इसको समझेंगे, कभी इस पर बात करेंगे, ठीक है।